प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा में घोषित दोहरी मूल्य नीति के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को प्रति माह 10 किलो गेहूं, ₹2.5 प्रति किलो और चावल ₹3.5 किलो की दर से मुहैया कराया जाएगा। गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों को अच्छा चावल ₹6.25, सुपर चावल ₹7.5 और गेहूं ₹4.25 प्रति किलो बेचा जाएगा। इसके अतिरिक्त रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर रोजगार योजना का लाभ पाने वालों को 1 किलो गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है कि इन रियायतों से सरकार के ऊपर 80 अरब रुपए का बोझा पड़ेगा। वर्तमान महंगाई के दौर में गरीबों को सस्ता अनाज देने का कोई भी सरकारी निर्णय गलत नहीं हो सकता, पर समस्या यह है कि उसको सही ढंग से क्रियान्वित किया जाता है या नहीं। उल्लेखनीय है कि नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था की सफलता पुरानी प्रणाली के दोषों को दूर किए बिना संभव नहीं हो सकती है। वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश के गरीब, आदिवासी और दूर-दराज के इलाकों में रहने वालों से विमुख है। उसकी खामियां किसी से छिपी नहीं हैं। जो सर्वेक्षण हुए हैं उनसे पता चलता है कि कई राज्यों के देहाती इलाकों में कुल राशन का मात्र 1 से 3% ही उठ पाता है। बाकी अनाज को दुकानदार ही नहीं ले जाते हैं। शहरी इलाके में अनाज की बिक्री अच्छी है, लेकिन चीनी मिट्टी के तेल की मांग गांव और शहर में ज़्यादा हो रही है। प्रश्न उठता है कि सिर्फ 10 किलो अनाज सस्ती दर पर देने से गरीबी की समस्या हल हो जाएगी, बल्कि परिवार की शेष चीज़ों के लिए बाजार की कीमतों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, मौजूदा प्रणाली की असफलता का कारण यह है कि गरीब, मजदूर और आदिवासी लोग कभी भी एक पखवाड़े का राशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इनके पास एक साथ इतना पैसा नहीं होता है। इनकी नियति यह बन गई है कि जब इनके पास पैसा होता है तब दुकान पर राशन नहीं, और जब राशन होता है तो इनके पास पैसा नहीं होता है। जब राशन की दुकान खुली होती है तब वे खेत या खलिहान में काम कर रहे होते हैं, और जब शाम को मजदूरी लेकर बाजार आते हैं तब दुकान
बंद मिलती है। नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मोटे अनाजों के वितरण का कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ गेहूं चावल की बात कही गई है। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में राशन व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए अनाज की खरीदी बिक्री जरूरी है। यह दायित्व राज्य सरकारों के जिम्मे भी किया जा सकता है। ज्ञातव्य होना चाहिए कि सस्ते अनाज देने के लिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 3.5 रुपये प्रति किलो अनाज की व्यवस्था है। महाराष्ट्र में पहले से ही रोजगार की गारंटी योजना चल रही है। इसलिए संभव है कि नई प्रणाली योजना में परिवर्तन के लिए कुछ सुझाव भी आए। फैसले को व्यवहार में उतारने पर कठिनाइयाँ सामने आ सकती हैं, पर इससे फैसले का महत्व कम नहीं होगा। दरअसल केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसी मशीनरी तैयार करनी चाहिए जिसके द्वारा इस योजना का लाभ सही लोगों को मिले और यह योजना दूसरी कल्याणकारी योजनाओं की तरह भ्रष्टाचारियों की भेंट चढ़ने से बच सके। अध्यक्ष महोदय, अभाव और मूल्य वृद्धि यह एक ऐसा जटिल प्रश्न है जिससे ना तो कांग्रेसी दल का कोई सदस्य, ना विरोधी दल का कोई सदस्य, ना शासकीय पक्ष के कर्मचारी, ना मजदूर और ना किसान कोई भी इससे अछूता नहीं रहा है। यह एक ऐसी ज्वलंत समस्या है जिस पर राजनीति से ऊपर उठकर हमें विचार करने की परम आवश्यकता महसूस हो गई है। उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मूल्य वृद्धि का मूल संबंध उत्पादन से होता है। उत्पादन का संबंध है उत्पादन के साधनों में होता है और जब इनमें कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो उसका परिणाम अभाव हो जाता है और अभाव के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जिससे कुछ असामाजिक तत्व, जिनका काम जमाखोरी कर मुनाफा कमाना और लाभ उठाना होता है, वे उसका अनुचित लाभ उठाते हैं, जिसके कारण जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज़ादी के पश्चात के विगत 25 वर्षों में इस देश में निरंतर कांग्रेस सरकार के रहने के कारण विरोधी सदस्यों को आक्षेप करने का मौका मिलता रहा है, लेकिन मैं माननीय सदस्य को सन 1947 से पहले की वह घटना याद कराना चाहता हूँ कि जब यहाँ विदेशी शासन था, अंग्रेज़ों की सत्ता थी।
उस समय जब देश युद्ध और कृत्रिम अभाव के कारण अकालग्रस्त हुआ था, तब इन जमाखोरों को उन 2 वर्षों में जो आमदनी हुई वह बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यापारी 50 वर्षों में नहीं कर सकते थे।